नाउ प्रूशिया कहाँ पर है, तो दैट इज यू कैन सी ये, तो इसमें आपको दिख रहा है प्रूशिया कहाँ है, और जर्मनी कहाँ है, ये फ्रांस, ये फ्रांस है, एंड दिस इज प्रूशिया। तो प्रूशिया और फ्रांस समझ में आए। और ऑस्ट्रिया भी आपने देखा फ्रांस के बगल में है, स्विट्जरलैंड बीच में पड़ रहा है। पहले तो स्विट्जरलैंड नहीं था, पहले ऑस्ट्रिया था, हैब्सबर्ग एम्पायर, अब वही ऑस्ट्रियन एम्पायर भी उसे कह सकते हैं। तो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने इसलिए मदद की क्योंकि डायनेस्टी सुरक्षित रहे, बिकॉज फ्रांस में डायनेस्टी खतरे में आ गई थी, और वहाँ डायनेस्टी में आपस में शादी होती थी, मैरिजेस जो है एक डायनेस्टी से दूसरे डायनेस्टी में होती थी। सो दीज डायनेस्टीज वर इंटरलिंक्ड, ये आपस में जुड़ी हुई थी किसी न किसी तरीके से, एंड दे डू नॉट वांट दैट द डायनेस्टी शुड गेट अबॉलिश्ड, या उसको थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज हो। ये डेमोक्रेसी थोड़ी ना चाहते थे, सभी जगह तो राजा थे। तो इसने फ्रांस से मदद मांगी प्रूशिया से, बिकॉज दिस जैकोबिन्स क्लब वाज गेटिंग स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। सो जो ज्यूक मेटरनिक थे उन्होंने बोला था जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी इफ एनीथिंग हैपेंस इन फ्रांस। ये जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का फॉरेन मिनिस्टर था, और उसने ये बात कही थी कि जब नेपोलियन के साथ इनकी संधि हुई थी, ऑस्ट्रिया में हुई थी, मालूम है, ट्रीटी ऑफ वियना, जब नेपोलियन को हरा दिया था अलायंस फोर्सेस ने, तो वहीं पर ड्यूक मेटरनिक भी बैठा था। तो उसने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन यूरोप कैचेस कोल्ड, तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो फ्रांस में कुछ हो रहा था तो क्या बाकी कंट्रीज पर फर्क नहीं पड़ता? तो इस वजह से जो ये डायनेस्टी थी, ये प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की तो खैर राजकुमारी थी, और प्रूशिया ने भी इसकी मदद कर दी। यस, वी विल श्योरली हेल्प यू टू सेव योर डायनेस्टी, एंड वी विल नॉट लेट द रूल गो टू कॉमन पीपल। समझ में आ गई बात? ओके, और कोई डाउट हो पूछो। नाउ ये तो बात हो गई कि किस तरीके से मदद की गई। अब ये देखो वहां पर एक ज़िब्रुकेन जो है, उसने पेंटिंग ऑफ लिबर्टी इन ज़िब्रुकेन, एक जगह का नाम है, तो वहां पर एक आज़ादी का पेड़ ऐसा करके एक पेंटिंग बनाई गई। ठीक है, किसी पेंटर ने बनाई है पेंटिंग, और इसमें क्या दिखाया गया है, सो दैट इज कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने क्या दिखाया इस पेंटिंग में, सो ही हैज शोन दैट कि ये नेपोलियन जहाँ पर भी जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, वो लोगों को कितना कष्ट दे रहा है, कि लटका रहा है, सूली पर चढ़ा रहा है, जैसे जूस को जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया गया था। सो ही हैज मेड मॉकरी of the Napoleon modernization. On the name of modernization, Napoleon used to increase taxes, heavy taxes या levy heavy taxes. So in Napoleon levied, उसने लोगों पर आरोपित कर दिए, लगा दिए। levied का मतलब होता है आरोपित कर देना। So Napoleon levied heavy taxes for what? फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ मिलिटराइजेशन। उसके पास मिलिट्री होगी तभी तो दूसरी जगहों पे जा करके वो कब्जा करेगा। तो जो नई जगह जीतता था उसको वो कुछ ना कुछ यूनियन तो बना देता था, कॉमर्स ऑफ यूनियन, फ्री ट्रेडिंग की तो सुविधा देता था, लेकिन साथ ही साथ में वो वहाँ के लोगों पर बहुत टैक्स लगा देता था। सो इट इज़ द रॉन्ग डूइंग। सो इसने एक मैसेज पहुँचाया कि नेपोलियन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो एक ये भी मैसेज पहुंचा। तो ये किसकी पेंटिंग है जो आप देख रहे हैं, और ये बहुत फेमस पेंटिंग है, इसके नाम से 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। बताओ किसकी पेंटिंग है? क्या ये आपकी बुक में ही बनी हुई है? क्या ये कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज की पेंटिंग है? बताइए। हाँ, तो इसमें नाम भी देख सकते हो, याद रखने के लिए जरूरत है।
कार्ल कैस्पर फ्रिज लिखा है, पढ़ा आपने? यस सर। तो कार्ल कैस्पर फ्रिज इसका नाम है। एंड दिस इज व्हेन नेपोलियन ने रशिया में वाटरलू में हार जब इसकी हुई, सो व्हेन नेपोलियन डिफीटेड इन वाटरलू, देन ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वियना, तो जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो इसने बहुत सारी ज़मीन जैसे कि राइनलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वार्सा, ये सारी चीज़ें, सो यहाँ पर दैट इज़ हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी ज़मीनें, जैसे एक पोस्टमैन अपनी चिट्ठी गिराता जाता है ना जब कहीं जा रहा होता है, तो ये इसको दिखाया गया, ये एक पोस्टमैन है जिसमें इससे इसके बैग से चिट्ठियाँ, लेटर्स गिरते जा रहे हैं। लेटर्स कुछ नहीं है, ये स्टेट्स हैं, राइनलैंड, मिलान, वार्सा, मेन्स, ब्रुसेल्स, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड। सो मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय नेपोलियन हैज़ बीन लॉस्ट, इससे वापस छीन ली गई। तो ट्रीटी ऑफ वियना में ऐसा हुआ। नाउ अब हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना में आएंगे कि आखिर ट्रीटी ऑफ वियना में ऐसा क्या हुआ जिसमें इसको पराजय का सामना करना पड़ा। ओके, सो नाउ ये तो बात हो गई कि कंजर्वेटिव्स तो ये बिलीव करते थे कि एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द सोशल हिरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड मोनार्की एंड चर्च शुड बी प्रिजर्व। कंजर्वेटिव क्या चाहते थे कि जैसा समाज की परिपाटी चली आ रही है, जैसे सोशल हिरार्की है, जो सोशल फैब्रिक है, मोनार्की है, चर्च हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ वैसी की वैसी रहे। बट नेपोलियन एक मॉडर्नाइजेशन चाहता था, आज़ाद ख्यालों वाला था, ठीक है, उसने लिबरलाइजेशन पर जोर दिया। तो ये माना जा सकता है कि नेपोलियन के समय में लिबरल्स के हाथ में पावर थी, क्योंकि उसने ज़्यादातर बॉडी ऑटोनॉमस बना दी थी ना, ये फ्री ट्रेड कर दिया, ये सब कर दिया, मॉडर्नाइजेशन किया, पहले जैसा नहीं रखा, बहुत रिवोल्यूशनरी काम किया। तो जो इस तरह रिवोल्यूशन किससे बना है? रिवॉल्ट से बना है। कोई चीज़ अगर अचानक बदल दे कोई तो उसको कहते हैं रिवोल्यूशनरी है। नाउ इन 1815 क्या हुआ? इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी? ब्रिटेन अभी यूनाइटेड किंगडम नहीं बना था, बट उसकी मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे कॉलोनीज थी। तो ब्रिटेन, रशिया, ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बन चुका था, क्योंकि वो जगह जगह उसने कॉलोनी बना ली थी, तो वो अपने आप को उसने अपना नाम बदल के ग्रेट ब्रिटेन कर लिया था। ऑस्ट्रिया, रशिया तो आप जानते ही हैं, ब्रिटेन की भी पोजीशन जानते हैं, ब्रिटेन कहाँ पर है बताइए? अच्छा, ब्रिटेन सबसे टॉप में है यूरोप में। तो ब्रिटेन ने ऐसा किया। और ये देख लें आप कि अगर इसमें आप देखेंगे तो ब्रिटेन कहाँ पर है? नाउ ग्रेट ब्रिटेन लिखा, हाँ, तो ये ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा। ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड, वेल्स को स्कॉटलैंड कहते हैं, तो ये सब स्कॉटलैंड ऊपर है, स्कॉटलैंड, वेल्स ये सब आ गए, तो ये चीज़ है। तो ना ग्रेट ब्रिटेन है, उसी में एक पार्ट नीचे इंग्लैंड भी है, ठीक है। तो ये सब मिलके यूनाइटेड किंगडम बने बाद में। इन्होंने कौन सी ट्रीटी साइन की थी, ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड ने? किससे ये यूनिफाई हुए थे? क्या ट्रीटी ऑफ यूनियन? आप कौन सी संधि साइन की बताइए? ट्रीटी ऑफ यूनियन। और स्कॉटलैंड को इसने मिला लिया, बोला हम सब एक ही हैं, एक झंडे के नीचे काम करेंगे। आयरलैंड को जबरदस्ती मिला लिया, वेल्स को जबरदस्ती मिला लिया। ऐसे तो इंग्लैंड का यूनिफिकेशन हुआ है, क्योंकि सब जगह डीकोलोनाइजेशन हो गया था इसका, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन क्यों हो गया था मालूम है?
47 के बाद इसे सब जगह से अपनी सेना क्यों हटानी पड़ी बताओ? 45 के बाद, क्योंकि ये हिटलर से इसने युद्ध किया था। ओके, सो हिटलर से युद्ध करने में क्या इसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, बहुत सारी मिलिट्री खर्च हो गई थी, तो उसकी वजह से इसे क्या करना पड़ा? जब हिटलर से इसने युद्ध किया तो बहुत सारी मिलिट्री खर्च हो गई, पैसा खर्च हो गया, तो सब जगह क्या इसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी ब्रिटेन की। यद्यपि इसकी सेनाएं जो भी थी, हिटलर जर्मनी का था, तो हिटलर से युद्ध करने में इसकी जो भी थी सेनाएं जीत तो गई थी, लेकिन इनका खर्च बहुत हो गया था। तो इस वजह से इंडिया में भी लाभ उठाया गया। इस इंडिया के खुद ही यहाँ के लोग भेजे गए थे युद्ध के लिए, वर्ल्ड वार के लिए। तो फिर ऐसे समय में गांधी जी ने भी ये बोला था कि अगर हम भेजेंगे सैनिक तो फिर तुम्हें हमें आज़ाद करना पड़ेगा। तो 1 लाख लोगों को भेजा गया था, और उन्हीं के नाम पर ये जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, उनकी शहादत के मतलब एक उनकी मेमोरी के नाम पे मेमोरियल बनाया गया, जो लोग मरे हैं उनके नाम खुदवाए गए। तो इस तरीके से ये इंग्लैंड का यूनिफिकेशन हुआ। हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी 4 जगह। ब्रिटेन आप समझ गए, रशिया की पोजीशन देख रहे हो, ये है रशिया, रशियन एम्पायर, ये जो पर्पल कलर का है, और फिर ऑस्ट्रिया और प्रूशिया। तो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। प्रूशिया के राजा ने बाद में जर्मनी को यूनिफाई किया। सो प्रूशिया ने डिफीटेड, इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी, यूरोपियन पावर्स में ये चारों आ गए, ठीक है, कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। ओके, बोनापार्ट। सो ये बोनापार्ट जो था, इसे नेपोलियन 1 भी कहा जाता है, सिंपली नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस तो यही हुआ था, नेपोलियन 1 कहते हैं, और नेपोलियन भी बोलोगे तो यही माना जाएगा, ठीक है। एंड दे डिफीटेड नेपोलियन, मेट एट वियना कांग्रेस, वियना में ये लोग बने, एंड मेट एट वियना कांग्रेस। कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कांग्रीगेट, जैसे आप लोग स्कूल में बोलते हो कि वी हैव बीन कांग्रीगेटेड। कांग्रीगेटेड का मतलब इकट्ठा होना और कोई एक सभा करना। तो कांग्रीगेट एक ग्रीक वर्ड है, उसी से कांग्रेस बना है। क्या वर्ल्ड में सब जगह एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जरूर है क्या? तो जहां पर भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो कांग्रीगेट से बनती है, दैट इज कांग्रेस, इकट्ठा होकर पार्टी बना लेना। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई, फिर वही कांग्रेस जो है, कांग्रेस इंदिरा के नाम से बन गई, कांग्रेस आई, जो आज भी कांग्रेस आई है। हाँ बताओ। कैमरा सर टेढ़ा हो गया सर, तो कैमरा का एंगल चेंज हो गया सर। अभी सर आवाज आ रही है सर हमारी? समझ में आ गई बात। हाँ सर, सर बीच में सर आपकी आवाज भी चले गई थी सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, कहाँ से आपको नहीं सुनाई पड़ा बताओ? सर नेपोलियन 1 के बाद सर। ओके, तो ये जो नेपोलियन, यहाँ पर नेपोलियन 1 कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, और ये लोग वियना में इकट्ठा हुए और वियना में संधि हुई। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। तो ड्यूक मेटरनिक क्या वहाँ का फ्रेंच, वो फॉरेन मिनिस्टर था, बोलो, जिसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन ये यूरोप कैचेस कोल्ड। ओके, नाउ जस्ट होल्ड। सर आपको कांग्रेस के बारे में पता है? कांग्रेस के बारे में बताना। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री जयसवाल क्लासेस।
ओके, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। लास्ट में अब फिर से देखिए, तो अब वियना कांग्रेस के बारे में समझो कि वाटरलू में इसकी हार हुई। ओके, तो फिर क्या हुआ, को हटा दिया गया और लुई 18 को जस्ट देखिए, राजा बना दिया गया। लुई 16 के बाद लुई 18। तो थोड़ा सा आप इसको देखें तो पता चले। Most of the region of Europe was Russian. Other than Russian Empire, it was all captured by Napoleon, and modernization was also done. But on the other side, heavy taxes were levied on common people. This is how Napoleon defeated in Waterloo. So Russian forces से जब ये हार गया, ये बैटल ऑफ वाटरलू बहुत फेमस है। इसमें नेपोलियन की 1814 में पराजय हुई। नेपोलियन डिफीटेड, and most of the territories which were won by Napoleon were now handed over to allied forces जो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रूशिया की थी। प्रूशिया आजकल जर्मनी कहा जाता है। अंत में नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया। नेपोलियन was exiled and it leaded to death. Some are telling that the Napoleon was arsenized. उसको आर्सेनिक दिया गया, जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट में अब फिर से जो शासन था वो कंजर्वेटिव्स रिजाइन के हाथ में आ गया और एलाइड फोर्सेस ने 1815 में नेपोलियन से संधि की। दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना की संधि में नेपोलियन को हटा दिया गया और लुई 18 को वहां का राजा बना दिया गया। लुई 16 के बाद लुई 18। तो ट्रीटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में साइन की गई। ऑस्ट्रिया में साइन किया गया। निकाला दिया गया। एंड दिस इज अदर पैलेस ऑफ ट्यूलरी, जो वहां के राजाओं का महल था। पैलेस ऑफ वर्सलीज एंड ट्यूलरीज, दीज वर द टू पैलेस इन पेरिस, फ्रांस। सो इनकी भव्यता को आप देख सकते हैं। दिस इज पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। इट वाज आल्सो अटैक्ड बाय फ्रेंच पीपल इन सेकेंड रिवॉल्यूशन। Such was the magnanimity of Palace of Versailles. Still, it is a worth-seeing place. Now you can see the interior of Palace of Versailles, how magnificent it is. This is interior of Palace of Versailles. This is the scene in which Louis XVI was tried. लुई 16 का तो ट्रायल हो चुका था। हम ट्रीटी ऑफ वियना देखेंगे। दिखाया गया है, ये देखो, दिखाया गया है कि ये देखो बहुत सारी कि यूरोपियन किस तरीके से ये, सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अलाइड। फिर से एक बार देखो, ये बताइए ये किसका बनाया हुआ फिगर है। इसका बार बार एक नंबर का नाम पूछा जाता है। अभी बताया है, बोलो किसी को याद हो तो। अरे वाह, किसने बताया ये बात? ईशान ने बताया। ऊपर लिखा है सर, फोन पे। कहाँ? अरे हाँ, इसी पे लिखा हुआ है। ठीक ठीक ठीक, ओके। बनाकर उसे हटा दिया। ये एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि नेपोलियन ने सुधार के नाम पर कैसे लोगों पर अत्याचार किए। एंड दिस इज ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें जो एलाइड फोर्सेस हैं, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटिश, रशिया, सब ने मिलकर जर्मनी की पावर को कर्व किया और उससे फ्रांस की पावर को कर्व किया। छीन लिए गए। ओके, इतनी बात हो गई कि ट्रीटी ऑफ वियना में इन लोगों ने एक संधि की गई और उसे हटा दिया। नाउ अब हम आगे देखेंगे। सर हाँ, पेंटिंग के बारे में बता रहे थे सर, एक बार वापस। तो जो पेंटिंग थी उसमें फिगर देखने पे लगता है कि मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया है द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर। इसमें देखिए पेंटिंग में ये बात कही गई है, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाई कार्ल कैस्पर फ्रिज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ टाउन ऑफ
ज़िब्रुकन किसी शहर की बात की गई है। बाय द फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच सोल्जर रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म, उनकी यूनिफॉर्म भी ब्लू वाइट रेड ही थी। हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज ऑप्रेसर्स एज द सीज ए पीजेंट क्राफ्ट, उसकी सारी गाड़ी और सब कुछ इन्होंने कब्जे में कर लिया है। पीजेंट्स क्राफ्ट, ये गाड़ी है, ये सब कब्जे में कर लिया है, ठीक है। और सीज हरास सम यंग वुमेन, इसमें सेंटर फोरग्राउंड में ये किसी लेडी को, ये है वुमेन, हरास सम यंग वुमेन, अ यंग वुमेन इज हरास, जरा देखें, दिस इज द वुमेन इज पोर्ट्रेड। एंड इसके बाद क्या दिखाया गया है, एंड फोर्स ए पीजेंट डाउन टू नीज, और एक पीजेंट्स को उन्होंने घुटने पे ला दिया है कि डाउन टू नीज, यहाँ पर घुटने पे ला दिया है, ऐसा दिखाया है। द प्लेग हैज फिक्स द ट्री ऑफ लिबर्टी, और बीच में ये एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगा रहे हैं कि ये स्वतंत्रता का पेड़ है, और बोल रहे हैं कि आनंद उठाओ स्वतंत्रता का। तो यहाँ पर एक स्वतंत्रता का पेड़ लगा रहे हैं कि हम तुम्हें स्वतंत्रता दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, वी आर लिबरल्स, और वहीं पर उसी के सामने ये सब काम कर रहे हैं। तो बोलो मौकरी हुई कि नहीं। टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वी आर द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, हमसे स्वतंत्रता लो। दिस इज ए sarcastic रेफरेंस, सरकास्टिक रेफरेंस। तो ये पूरी तरीके से सरकास्टिक का मतलब आंखों में धूल झोंकना, कोई भी सरकास्टिक होता है तो दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंकने वाला है। टू द क्लेम ऑफ फ्रेंच एज बीइंग लिबरल्स हु ऑप्रेस्ड हु अपोज्ड मोनार्की इन द ट्रीटीज दे एंटर्ड, वो जहाँ जहाँ एंटर हुए उन्होंने मोनार्की को तो अपोज किया, लेकिन उन्होंने फ्रीडम के नाम पर लोगों को और ज़्यादा सताया। समझ में आ गई बात। चलो अब ये तो बात हो गई कि ट्रीटी ऑफ वियना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके सारे डिटेल्स इम्पोर्टेंट है। फ्रांस में जहाँ पर भी लिखा जाएगा ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पूछा जाएगा। नाउ लेट अस सी कि क्या हुआ ट्रीटी ऑफ वियना में। Okay. Now, next is Vienna. At Vienna Congress. कांग्रेस का मतलब क्या होता है? क्या कॉन्ग्रीगेशन से बना है? इसकी एटिमोलॉजी क्या है? कॉन्ग्रीगेशन मतलब एकत्रित होना। एकत्रित जब जो जहाँ हो जाते हैं लोग उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, और उसी से कौन सा वर्ड बना है? कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस में वो लोग मिले टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप, कि कैसे ये जो 80% इसने ले लिया कैसे वापस लिया जाए, ठीक है। टू कर्ब द पावर ऑफ नेपोलियन, कर्ब का मतलब है सीमित करने के लिए, सीमित करना। टू कर्ब द पावर ऑफ नेपोलियन। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, इसका असर यह हुआ कि मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वन बाय नेपोलियन वर सीज्ड। ये सारे पॉइंट्स हैं वियना के कि उसने जितनी जितनी चीजें ली थी वो सारा उससे वापस ले लिया गया। और क्या क्या किया गया? नो उसके चारों तरफ बहुत सारे कंट्रीज अलग अलग सेटअप कर दिए गए, जिससे कि वो बड़े बड़े प्रमुख कंट्रीज सेटअप कर दिए गए, जिससे कि वो अपनी टेरिटरी को फिर से एक्सपेंड ना कर सके। एक ये काम किया गया। और जो युद्ध का खर्चा था, तो दैट मीन्स इट इज़ द वार कंपेंसेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेपोलियन, कि जितना खर्च आया सारे देशों का, उन्होंने कहा कि अब तुम खर्चा दो, हमारा इतना सेना लगा और हमने इतनी मिसाइल तुम्हारे ऊपर गिराई, 1 करोड़ की गिराई, तो गिराई तुम्हें मारने के लिए, मेरे मिसाइल का खर्चा दो। तुम्हारा नुकसान किया उससे हमें नहीं लेना देना, हमारी मिसाइल 1 लाख की थी। सो उन्होंने क्या किया कि मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज, ये टेरिटरीज वन बाय नेपोलियन, जो उसने जीता था, नेपोलियन वाज टेकन बैक, वापस ले ली गई।
ओके, सो मोस्ट ऑफ द ट्रेस। और क्या किया गया, अराउंड फ्रांस देयर वर states, various states established around जो बाउंड्री ऑफ फ्रांस था, ऑफ फ्रांस। सो मेजर स्टेट्स वर established, मुख्य war compensation, a heavy war compensation was taken from France. और क्या किया गया, नेपोलियन वॉज एग्जाइल्ड समवेयर इन ब्रिटेन। नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया, ब्रिटेन में भेज दिया गया, वो भाग के फिर आ गया था और 100 दिन और राज्य किया। नेपोलियन वॉज एग्जाइल, बोलो 100 दिन उसने कहाँ पर राज्य, फिर से जब फ्रांस में राज्य किया, लिबरल्स उसके अंडर में थे। नेपोलियन वॉज एग्जाइल्ड टू ब्रिटेन। तो खैर वो हमारी हिस्ट्री में नहीं है इसलिए हम बता नहीं रहे, ऐसे ही वर्बली बता दिया है। इसीलिए नेपोलियन को कुछ लोग 1814 तक का राजा मानते हैं, कुछ 1815। मुख्य है कि बीच में जो गैप हो गया है 2 महीने का, उसकी वजह से ऐसा मानते हैं। का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, देश निकाला, देश से निकाल देना, उसको कहते हैं देश निकाला। अब देखो ये सारी बात हो गई। अब इतना होने के बाद इट वॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना इज टू अनडू द injustice done to most of European countries in Europe. Now just hold for 1 minute. सर ये मेरा सा हो गया, हाँ ठीक कर रहे हैं। लाइक जैसे सांझा आज 5 o'clock से क्लास थी तो मेरे घर में, अभी मैंने ठीक से टाइम नहीं देखा, अभी देखा यार। हाँ 2-4 बच्चे ने ऐसे ही किया, देखा आपने ना? चल वीडियो देख लूंगा, मेरे को लगा 5:30 की दी हुई है, मैंने ढंग से मैसेज रीड नहीं किया था। मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो सकता कभी भी। चलो तो लाइक कर दीजिए क्या? लाइट चली गई है लेकिन रोशनी आ रही ना, दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर सही है। ठीक है। हाँ सर ठीक है। नाउ अब देखो उसको एग्जाइल कर लिया गया। और ये सब ट्रीटी ऑफ वियना के पॉइंट्स क्यों थे? दिस वाज टू अनडू, दिस ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी? ये मुख्य सेंटेंस है, ट्रीटी ऑफ वियना। क्या ये वियना प्लेस में की गई जो ऑस्ट्रिया में था? यस सर। किसी का माइक ऑन है जिसमें से रिपीट हो रहा है, वियना ऑस्ट्रिया। और किसने की? लेड बाय ड्यूक मेटरनिक। जो कौन था? इसकी अध्यक्षता किसने की ऑस्ट्रिया में? दैट इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। सर ऑस्ट्रिया का था ना? वह ऑस्ट्रिया में ही मीटिंग हुई थी, 4 देश मिलकर लड़े थे, उसमें एक ऑस्ट्रिया भी तो था। ये फ्रांस का मिनिस्टर था या ऑस्ट्रिया का? ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया। और फ्रांस की तरफ से तो सिर्फ नेपोलियन आया था और लुई 18 आया था। सर नेपोलियन आया था क्या? वो जिंदा था क्या? नेपोलियन तो था, फिर नेपोलियन से साइन कराई गई और फिर लुई 18 जो बूर्बो फैमिली का लास्ट राजा था उसको वहाँ का किंग बना दिया गया, लुई 18 को। लुई 1 से लुई 18 तक लोगों ने शासन किया।
सो लेड बाई ज़्यूक मेटरनिक। मेटरनिक ने क्या बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा उसने बोला था। तो ये इसीलिए खास तौर पर लिखा रहे हैं। तो मेटरनिक, इसके अलावा मेटरनिक का कहीं नाम नहीं आया है। मेटरनिक वंस सेड दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस then Europe catches cold। तो ये बात उसने बताई थी, when France sneezes then Europe catches cold। अब देखो कि अब ये why this treaty of Vienna was signed। treaty of Vienna, this treaty of Vienna was signed to undo injustice done to captured territories। लोगों के साथ जो अन्याय किया था उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुमको वार कंपेंसेशन मिलेगा और उससे तुम्हारा जो युद्ध होता है तो उसका कंपेंसेशन मिलता है। टू अनडू इनजस्टिस ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। हाँ ठीक है, टेरिटरीज। जस्ट 1 मिनट फिर से रुकना पड़ेगा आपको। नाउ हाँ भेज दिया है, अब आज शाम को मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, टू अनडू इनजस्टिस ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अब देखो कि ये जो अभी तक अप टू दिस टाइम इन ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम द रिजाइम वाज अंडर लिबरल्स। क्या बोलो? ड्यूरिंग time regime was under liberals। now conservative regime was set। अब क्या करना था, जब वो फिर से ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो गई तो क्या लुई 18 को राजा बना दिया। राजा का मतलब कंजर्वेटिव रिजाइम, राजा और राजा को अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करना था क्या, नेशनल असेंबली की तरह। सो नाउ कंजर्वेटिव रिजाइम्स वाज अगेन सेटअप। तो लिबरल से फिर पावर किसके अंडर में आ गई बताओ? देखो लिबरल लिखा है, रिजाइम वाज सेटअप मतलब शासन। तो नाउ कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप हो गया। जरा आप देख लें कि कंजर्वेटिव रिजाइम जब हुआ तो किस तरीके से देखो, जस्ट होल्ड। अब हम देखते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद अभी जरा हाँ 1815 में नेपोलियन से संधि की, नेपोलियन हार गया। ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना की संधि में नेपोलियन को हटा दिया गया और लुई 18 को वहां का राजा बना दिया गया। लुई 16 के बाद लुई 18। तो ट्रीटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में साइन की गई, नेपोलियन को देश निकाला दिया गया। एंड दिस इज अदर पैलेस ऑफ ट्यूलरी, जो वहाँ के राजाओं का महल था। पैलेस ऑफ वर्सलीज एंड ट्यूलरीज, दीज वर द टू पैलेस इन पेरिस फ्रांस। सो इनकी भव्यता को आप देख सकते हैं।
this is Palace of Tuileries. पहले It was ट्यूलरीज also में लोग रहा करते थे, by, लुई, बाद में French वर्सलीज people में रहने in लगे। Second Revolution. So such was the magnanimity of Palace of Versailles. अब हम देखेंगे लुई 18 कौन Still, है और फिर it उसके is a बाद क्या worth क्या हुआ। seeing place. तो ट्रीटी ऑफ वियना हुई और उसके Now you बाद can see the interior of Palace of Versailles, how magnificent it is. जस्ट अभी हम आंसर दे रहे हैं आपका। So this is interior of Palace of Versailles. This is the scene in which Louis XVI was tried. लुई and 16 का तो बहुत पहले ट्रायल हो चुका तो था, ये उसने ठीक से रॉबेस्पियर काम भी आ नहीं किया, गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, फिर उसके नेपोलियन बाद भी आ आया, गया। उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गला काट दिया गया। फिर नेपोलियन उसके बाद आया, नेपोलियन ने टेरिटरी बढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को जीत लिया, तो सारे यूरोपियन कंट्रीज ने एलाइड फोर्स बनाकर उसे हटा दिया। ये एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि नेपोलियन ने सुधार के नाम पर कैसे लोगों पर अत्याचार किए। एंड दिस इज ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें जो एलाइड फोर्सेस हैं, ऑस्ट्रिया, प्रोशिया, ब्रिटिश, रशिया, सबने मिलकर जर्मनी की पावर को कर्ब किया और उससे फ्रांस की पावर को कर्ब किया, क्षेत्र वापस छीन लिए गए। अल्टीमेटली लुई 18 आया, फिर अब ये चार्ल्स है। फिर से देखो, आफ्टर लुई 18 लास्ट फिगर वाज ऑफ लुई 18 एंड दिस इज चार्ल्स 10। ये देखो, वापस ये छीन लुई लिए गए। 18 है, अल्टीमेटली फिर चार्ल्स 10 आया। Charles 10. So after Louis 18, last figure was of Louis 18 and this is Charles 10, became the king of France. चार्ल्स 10 ने लोगों के और प्रेस के यहाँ से अधिकार देखो, छीन लिए, जिससे जुलाई जुलाई रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, ये बहुत फेमस रेवोल्यूशन है। चार्ल्स 10 जब ये जरा आप देखिए, इट इज मेन। ये चार्ल्स 10 ने क्या किया, एक तो आपको लुई 18 समझ में आ गया, लुई 18 को देख लिया। लुई 18 का शासन अभी हम आपको बता देते हैं कि लुई 18 ने कितने दिन किया। इतनी बात आपको मालूम है कि जब नेपोलियन हटा तो लुई 18 को राजा बनाया गया। बोलो बात सही है, यानी 1815। और क्या इसके बाद ये कब राजा बना, जरा चित्र देख के बताओ। तो कितने दिन शासन किया होगा लुई 18 ने, देख लो। मतलब 15 से लेके 20, बोलो हाँ, एक बोलो, एक जन कोई बोलो तो हम बताएं। हाँ ना, कैसे 1814 से 1815 से शासन किया उसने 24 तक, तो 14 साल हो गए, 9 ईयर्स ही तो हुए। बताओ 1805 हाँ ठीक है, 14 में तो नहीं हुआ था वो, 15 में नेपोलियन, मैंने बताया ना आपको, वो 2 महीने के लिए एग्जाइल रहा, फिर आकर के उसने शासन किया। तो इसलिए नेपोलियन का शासन 15 तक माना जाता है। अभी हमने 15 लिखवाया भी आपको कि नेपोलियन का शासन 1804 से 15 तक माना जाता है, लुई 18 का शासन 15 से 24 तक माना जाता है। और उसके बाद चार्ल्स 10 आया। चार्ल्स 10 भी वहाँ के किसी डायनेस्टी का ही था, वो बूर्बो का तो नहीं था, लेकिन किसी पुरानी डायनेस्टी का ही था, वही का। ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सेटअप किया गया, नीचे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ये भी था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के नाम पे इसने क्या किया, क्या कोई बता सकता है? अभी इस वीडियो में बोला गया है, इसने क्या किया? जिस लो इन्होंने बता दिया, प्रेस की फ्रीडम छीन ली। क्या इसने 1830 में ऐसा किया? ऊपर देखो 1830 लिखा है कि नहीं? क्या इसने ये जुलाई 1830 में ऐसा किया? क्या इसको जुलाई रिवॉल्यूशन नाम दिया जाता है? 4 नंबर का क्वेश्चन। जुलाई रिवॉल्यूशन किसकी वजह से हुआ, किसके अत्याचारों की वजह से? चार्ल्स 10 कैसा मोनार्क था? कंजर्वेटिव था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, संवैधानिक राजा था। हाँ बोलो, बताओ क्या पूछ रहे हो?
पूछोगे तो हम बता, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, बार बार पढ़ने से सर समझ आपने में। कहा था हाँ सर आपने कहा था कि नेपोलियन के राज में उसने लिबरल्स ने लेकिन भी लिबरल्स के अंडर में थी, तो सर लेकिन वहाँ का किंग तो नेपोलियन था। हाँ, तो वो नेपोलियन था, लेकिन नेपोलियन वाज सपोर्टर ऑफ लिबरल्स। उसने क्या किया, फ्रीडम के नाम पे, आप देखो वो जो ज्विटरबर्ग में वो कौन सा है, कार्ल कैस्पर फ्रिज की पेंटिंग है, उसमें भी तो यही बात दिखाई गई है कि वो लोगों को आज़ादी दे रहा था। ज़्यादातर तो उसने लिबरलाइजेशन के काम किए, उसने पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, उसने कन्फेडरेशन बना दी जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज थी कि कोई उसने जो कस्टम ड्यूटी थी सब हटा दी। क्या ये सब लिबरल्स के काम नहीं है? सबको तो आज़ादी दे दी, सिर्फ एक ही काम किया कि टैक्स ज़्यादा लिया, लेकिन बाकी चीज़ों को तो आज़ाद कर दिया। तो ये लिबरल के ही काम होते हैं। सेंसरशिप भी लगाई थी नेपोलियन ने, देखो ऐसी हमको ऐसी जानकारी नहीं है, बुक में कहीं नहीं लिखा है सेंसरशिप होगी, तो अब हम इसको देख के नेट पे बता पाएंगे, लेकिन उसका काम लिबरल वाला था, इसलिए उसे लिबरल कहते हैं। और इसी वजह से बुक में हमने आपको दिखा दिया है कि नाउ कंजर्वेटिव रिजाइम वाज सेटअप। ये देखो कि उसके बाद कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप हुआ, पढ़ो जरा, कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815, लिखा है कि नहीं, जब नेपोलियन हार गया, लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले किसके अंडर में था, उसके ऊपर की लाइन लिबरल लिखी हुई है कि वो लिबरल था, तो उसका काम लिबरल के थे, तभी तो लिबरल कहा गया। अच्छा अभी बताओ, ये जुलाई 1830 के रिवॉल्यूशन में अब देखो क्या क्या हुआ होगा। इसने चार्ल्स की वजह से हुआ, इसके बाद फिर ये हटा दिया जाएगा क्योंकि इसने फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली, सब कुछ छीन लिया। इसने 6 साल ही शासन किया है लुई 18 के बाद, अब इसके बाद ये जाने वाला है। ये देखो, ऑफ फ्रांस चार्ल्स 10 ने लोगों के और प्रेस के अधिकार छीन लिए, जिससे जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। ये बहुत फेमस रिवॉल्यूशन है। चार्ल्स 10 जब वहाँ राजा बना, उसने सबके अधिकार छीन लिए, तो लोग सड़कों पर उतर आए कि प्रेस की फ्रीडम हमको चाहिए। तो ये जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस का सेकेंड रिवॉल्यूशन है। फर्स्ट रिवॉल्यूशन बास्टील जेल का है जो 1789 में था। okay now और ये सेकेंड रेवोल्यूशन जुलाई 10 became ये the चार्ल्स king 10 of तक देख France। लिया। चार्ल्स 10 ने लोगों के और प्रेस के अधिकार छीन लिए, जिससे जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। ये बहुत फेमस रिवॉल्यूशन है। चार्ल्स 10 जब वहाँ राजा बना, उसने सबके अधिकार छीन लिए, तो लोग सड़कों पर उतर आए कि प्रेस की फ्रीडम हमको चाहिए। तो ये जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस का सेकेंड रिवॉल्यूशन है। फर्स्ट रिवॉल्यूशन बास्टील जेल का है जो 1789 में था, और ये सेकेंड रिवॉल्यूशन जुलाई 1830 का है। नाउ लुई फिलिप वहाँ का उसके बाद देखो, राजा बना, जो इसमें लुई फिलिप देखो, अधिकार छीन लिए, जिससे जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। ये बहुत फेमस रिवॉल्यूशन है। चार्ल्स 10 जब वहाँ राजा बना, उसने सबके अधिकार छीन लिए, तो लोग सड़कों पर उतर आए कि प्रेस की फ्रीडम सारे गवर्नमेंट सर्विस वो चलाए गए। 1830 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस का सेकेंड रिवॉल्यूशन है। अच्छा फर्स्ट बताओ, रिवॉल्यूशन बास्टील जेल का। ये बताओ कि जब उसको हटा दिया गया 1830 में, तो किसे राजा बनाया गया? चेक करो जरा, इसमें पढ़ के बताओ। लुई फिलिप को राजा बनाया गया, ये किसका सपोर्टर था? ये लिबरल्स का था। तो मतलब कुछ उसमें ऐसे मोनार्क थे जो कंजर्वेटिव थे। अब जैसे हमने आपको मीरा व्यू बताया, वो लिबरल्स का सपोर्टर था कि नहीं, जिसने नेशनल असेंबली बनाई थी, बोलो। और एबी सही एक बिशप था। तो कुछ ऐसे मोनार्क हुए हैं जो राजा का समर्थन करते थे, कुछ लोगों का समर्थन करते थे, क्योंकि वो लोगों के समर्थन से सत्ता में वापस आना चाहते थे। तो जहां पर चार्ल्स 10 ने लोगों पर अत्याचार किए, अब ये 1830 से, कोई मुझे बता सकता है कब तक इसने शासन किया होगा? सही बता रहे हो, 48 तक इसने शासन किया, 18 साल तक शासन किया। ये लिबरल्स का समर्थक था। तो 1848 तक
लुई 15 ने वहाँ शासन किया। अब देखो जो 1789 में था, और ये सेकंड रेवोल्यूशन जुलाई 1830 का है। नाउ लुई फिलिप वहाँ का उसके बाद राजा बना जुलाई 30 रिवोल्यूशन के बाद, और वहाँ का लास्ट राजा नेपोलियन 3 बना। उसके बाद नेपोलियन कब बना होगा? उसके बाद राजा बना नेपोलियन कब राजा बना होगा? नेपोलियन 3। 1804। वैसे इसमें 1852 है, यानी उसके बीच में बोलो। अच्छा, बीच में जैसे नेपोलियन 2 बीच में कुछ समय के लिए रहा, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसको उसमें देख लेना नेट में। तो वो थोड़े समय के लिए कभी कुछ रहा। ऐसे नेपोलियंस होते गए, लेकिन वो क्या है कि इनएक्टिव रहे हैं, या वो बस अपनी जनरेशन में मर गए, वो फ्रांस के राजा, लेकिन वो थोड़े दिन रहा है। बट आप उसे देख लेना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। 1848 और 52 के बीच में भी हमें देखना पड़ेगा कि कुछ जो है अप डाउन्स हुए हैं। तो दैट इज कुछ ना कुछ दूसरे राजा बने, लेकिन लास्ट में बात देखो, ये किसी कंट्री का किसी कंट्री का अगर आप एक्सटेंसिव इतिहास पढ़ोगे तो सब आएगा। हम लोग तो सिर्फ एक जनरल वहाँ पर किस तरीके से नेशनलिज्म हुआ है वो देख रहे हैं। तो हमें पूरी सीरीज नहीं याद करनी है। ये इंडियन हिस्ट्री नहीं है कि मुझे हर एक राजा को याद करना है। हमको सिर्फ 4-5 राजा के नाम चाहिए। तो अगर आपसे कोई 4-5 राजा के नाम पूछे तो लुई 16 बताना, किसी है ना। जस्ट आप कोई सीरियली मुझे बता दो कि कौन कौन बना लुई 16 से, तो मैं बता दूं। प्रवीण आप ही बता दो, लुई 16 से बता दो प्रवीण। हाँ ईशान बताओ। सर लुई 16 बना, फिर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, फिर सर उसके जाने के बाद नेपोलियन बना सर। सर उसके जाने के बाद लुई 18 बना। हाँ फिर वापस नेपोलियन आ गया सर। ना लुई 18 के बाद कौन आया? लुई 18 तक सही बताया, अब याद करो। अच्छा सर उसके बाद चार्ल्स 10। फिर सर ये फिर नेपोलियन फिलिपी। लुई फिलिप। अच्छा हाँ लुई फिलिप, और ये नेपोलियन। ये अंतिम राजा था। और 1870 में वहां पर क्या हुआ जरा देखो, क्या फाइनल। हाँ बोलो। सर ये नेपोलियन 3 नेपोलियन 2 का बेटा था क्या? हाँ ऐसा हुआ होगा। ये जनरेशन वाइज नेपोलियन 1 नेपोलियन 2 नेपोलियन 3 है, ठीक है। नेपोलियन 2 के नेपोलियन 1 का बेटा था। नेपोलियन 2 नेपोलियन 1 का बेटा रहा होगा। इट इज क्योंकि आपको जब आर्सेनाइज किया गया तो उसके बगल में उसका बेटा खड़ा दिख रहा है कि नहीं? उसके सिरहाने पर, उसके लेफ्ट में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा ये देखो 30 रिवोल्यूशन के बाद, और वहाँ का लास्ट राजा नेपोलियन 3 बना। उसके बाद नेपोलियन 3 के बाद फिर से फ्रांस में 3rd रिवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद फ्रांस फुल फ्लेज एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया। तो फर्स्ट रिवोल्यूशन नेशनलिज्म की बात करेंगे, इससे आगे अभी नहीं जाएंगे। तो ये आपको पता चल गया ना कि कौन कौन से हाँ बोलो। लिखा हुआ था उसने सेंसरशिप लगाई थी। किसने? तो लेकिन नाम फिर भी उसका लिबरल्स में ही लिया जाता है। अब सेंसरशिप लगाई हो चाहे तो, अब लगाया होगा, फ्रीडम प्रेस पे सेंसरशिप लगाई होगी, लेकिन माना तो उसे फिर भी लिबरल ही जाता है, क्योंकि उसने ज्यादातर काम किसके किए हैं? अब देखो लिबरल्स के किए। अब फिर ये भी देख लो, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर भी तो लिबरल्स का ही था, लेकिन उसने क्या क्या काम किए। तो ना जो जिस पार्टी का होता है वही माना जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर मोनार्क, उसने तो मोनार्क से भी बेकार काम किए, तो क्या उसको वो मान लेंगे कि मोनार्क है? बताएं, ऐसे नहीं मान सकते। तो वो जैसा काम कोई करेगा उसके बेसिस पे माना जाता है। अब देखो, तो नाउ कंजर्वेटिव रिजाइम वाज सेट अप, और इन 1815 में हो गया। ड्यूरिंग द ईयर द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरगोन। तो उस समय महामंदी का दौर चल रहा था। ड्यूरिंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका की
उस समय जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो वॉल स्ट्रीट कही जाती है, वो डाउन हो गई। जैसे हमारे यहाँ मुंबई में होती है ना, मुंबई में दलाल स्ट्रीट होती है। स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है मुंबई में जो भारत की है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? दलाल स्ट्रीट है। ऐसे ही बताओ अमेरिका में कौन सी है? द वॉल स्ट्रीट। तो द फियर ऑफ रिप्रेशन का मतलब महामंदी का दौर। तो लोगों में क्या हुआ कि परचेजिंग पावर अचानक से घट गई, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जिन्होंने पैसा लगाया था उनका डूब गया, उसका इंडेक्स डाउन हो गया। तो फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, इसको कहते हैं महामंदी। ठीक है, ड्रोव मैनी, इसकी वजह से क्या हुआ? कंजर्वेटिव के हाथ में पावर आ गई और लिबरल्स अंडरग्राउंड हो गए। ड्रोव मैनी लिबरल्स, ठीक है। मतलब महामंदी होता है। महामंदी, डिप्रेशन का मतलब देखो जरा किसी कोई लोग नेट पे, लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है, अंडरग्राउंड। क्या दिखा? ऐसे बहुत सारे वो होते हैं। एक दो बताओ तो मैं पता कर लूं। So the action of subduing someone or something by force. फ्री, अच्छा ऐसा बोला गया है, तो इसका मतलब है अत्याचारों का दौर, महामंदी नहीं। दैट इज अत्याचार, फ्रीडम ऑफ, दैट इज द फियर ऑफ रिप्रेशन। कि अत्याचार किसने किया बताओ? किसका रिजाइम सेटअप हो गया था 1815 में? तो मैं ये लिख दूं 1815 में कौन आया और उसने क्या काम किया होगा? क्या लुई 18 आया? ओके, नाउ स्क्रीन ठीक नहीं आ रही है? स्क्रीन ठीक नहीं है क्या? ओके, आई विल मेक इट क्लियर। अभी ठीक आएगी, इसका नेट हमने चेंज कर दिया है। नाउ इट विल नॉट गो, हमने नेट चेंज कर दिया। अब देखना लुई 18 कब रहा? क्या 1815 में बना? अच्छा, इसके बाद चार्ल्स 10 कब बना? किसी को याद हो तो बताओ। सर 1824 से 1830 तक। 1824 में बना। और ये जो लुई 18 बना, क्या ये ईयर ऑफ रिप्रेशंस है, अत्याचारों का दौर रहा? यस सर। और इसने जितने भी लिबरल्स थे जो चाहते थे आज़ादी दो, तो क्या उनको सबको जेल के अंदर डाल दिया? और जब इसने सबको जेल के अंदर डाल दिया तो बहुत सारे लिबरल अंडरग्राउंड हो गए। क्या लिखा है ऊपर देखो। फिर चार्ल्स 10 आ गया। तो चार्ल्स 10 भी एक तरीके का कंजर्वेटिव ही था, क्योंकि उसने भी तो फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली थी। तो चार्ल्स 10 कितने दिन तक रहा? 1830 में। 1830 में कौन आया? लुई फिलिप आ गया। और वो कब तक रहा? ठीक है, 1830 टू 1848। और ये कब तक रहा? 24 टू 1830। ये 1815 से कब तक रहा? 24, ये है। तो उसकी वजह से सब अंडरग्राउंड हो गया। फिर 1848 के बाद 52 में कौन आया? हाँ, नेपोलियन 3। नेपोलियन 3, बोलो। साफ आवाज नहीं आ रही है। ये एक लिबरल था, ठीक है। तो ये बात हो गई। पूछो तो बताएं। पूछे, साफ आवाज नहीं आई है। ओके, इतनी बात हो गई। सो
नाउ लिबरल अंडरग्राउंड क्यों हो गए? क्योंकि क्या ये फियर ऑफ रिप्रेशन की वजह से अंडरग्राउंड हो गए? इनके ऊपर जो है लुई 18 ने सबको जेल में डालना शुरू कर दिया था क्या? तो ये अंडरग्राउंड हो गए। अब इसके बाद क्या हो गया? नाउ सीक्रेट सोसाइटी अब सेटअप होने लगी। सीक्रेट सोसाइटी क्यों? क्योंकि लिबरल को तो कुछ अपना काम करना ही था। तो क्या ऐसी सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली और यंग यूरोप, एक गुसीपी मजीनी ने सेटअप की थी पूरे यूरोप में, और उसका प्रभाव फ्रांस में भी पड़ा। जो फ्रांस के लिबरल थे जैसे जैकोबिन, उन्होंने भी उसकी यंग इटली और यंग यूरोप की सीक्रेट सोसाइटी से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। सो सीक्रेट सोसाइटीज ये लिबरल्स ही सेट करते थे। कंजर्वेटिव को ये तो नहीं कुछ करेगा ना, क्योंकि ये तो कंजर्वेटिव रिजाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। कंजर्वेटिव तो चाहते ही थे कि राजा रहे, तो इसलिए लुई 18 ने कंजर्वेटिव के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लिबरल को जेल के अंदर डाल दिया। सो सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप, बहुत सारी सोसाइटी बनी। स्प्रैंग का मतलब फली फूली। स्प्रैंग अप इन वेरियस यूरोपियन स्टेट, वेरियस यूरोपियन स्टेट। अब इसके बाद टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज, जो रिवोल्यूशन चाहते थे उनको किस तरीके से काम करना है उनके लिए, रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। अब देखो, वन सच सीक्रेट सोसाइटी वाज गुसीपी मजीनी, आल्सो वाज मेंबर ऑफ सच सीक्रेट सोसाइटी। थोड़ा सा इटली का बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि इसमें एक सोसाइटी का प्रभाव पड़ा इसलिए ये बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? क्या अभी हम 1815 तक पहुँच चुके हैं, जिसमें कि लुई 18 वहाँ का राजा बन चुका है। तो 18 के आगे की कहानी के लिए अब लिबरल तो सब कैद हो गए, तो आगे हम कैसे किसी तक पहुंचे? तो उसके लिए बताया गया कि गुसीपी मजीनी, तो गुसीपी मजीनी वाज मेंबर ऑफ सच सीक्रेट सोसाइटी। नाउ गिउसिप्पी मजीनी है, इसका नाम ठीक लिख लें, गिउसेप्पी मजीनी इटली का रहने वाला था। गिउसेप्पी क्या अभी बता रहे हैं। गुसीपी मजीनी सेट अप सच, इन्होंने क्या किया? सेट अप सच ए सोसाइटी नेम्ड एज, उसका नाम क्या रखा? यंग इटली। पहले तो यंग यूरोप रखा, यूरोप को आज़ाद कराने के लिए, फिर वो इटली का था तो अपने इटली की आज़ादी के लिए भी उसने एक यंग इटली बनाया। तो ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। अब जरा देखें ये क्या, क्योंकि ये जो मजीनी था इसकी जो सीक्रेट सोसाइटी थी, अब ये क्या हुआ कि जैकोबिन्स कहाँ के थे? क्या वो सेंट जैकब जो कि पेरिस के थे, उन्होंने जैकोबिन्स को बनाया था? अच्छा, वो अंडरग्राउंड होने लगे। क्यों? क्योंकि उन पे कर्व होने लगा, नियंत्रण होने लगा, फ्रीडम ऑफ रिप्रेशन था, अत्याचारों का दौर था। तो जो बाहर से अब एक लहर आई कि फिर से लिबरल सब जगह पावरफुल हो गए, तो जब फिर से पावरफुल हो जाएंगे तो क्या होगा? नाउ एट दैट टाइम फिर से एक बार लिबरल्स का वो चलेगा। अब जरा देखें कि हम लोग यहाँ पर हैं कि मजीनी कौन था। मजीनी का देख लो अब, जस्ट फिर हम आगे बढ़ जाएं। प्रूसिया ने ही जर्मनी को एकीकृत किया था। अब जरा देखें थोड़ा आगे की कहानी। सारे कंट्रीज ने मिलकर इटली में क्या हुआ? यादगार बॉक्स बनाया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूरोप में एक घटना ने दूसरे को प्रभावित किया और इटली में भी इसी तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। गुसीपी मजीनी, जिसने यंग यूरोप और यंग इटली की
अवधारणा प्रस्तुत की। सो गुसिपी मजीनी वॉज ए फिलोसफर एंड रिवोल्यूशनिस्ट। तो इसने इटली की यूनिफिकेशन में लोगों को, मिडिल क्लास पीपल को जागृत किया। ये टॉल यंग इटली का फाउंडर इसी को कहा जाता है। सो गुसिपी मजीनी इट इज द फाउंडर ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप। वो ऐसा पेपर साइन कर रहा है। सो ए टॉल पर्सनालिटी गुसिपी मजीनी मार्चिंग फॉरवर्ड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उस समय गुसिपी गैरीबाल्डी भी ने भी इटली के यूनिफिकेशन में मदद की। सो विक्टर इमैनुअल II जो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था और उसका मंत्री, इन दोनों ने मिलकर इस इटली के यूनिफिकेशन को अंजाम दिया। दिस इज विक्टर इमैनुअल II, सार्डिनिया पीडमोंट का किंग था एंड ही ओनली यूनिफाइड इटली। इटली उस समय थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर यानी खलीफाओं के अंडर में था, थोड़ा ऑस्ट्रिया के अंडर में था, थोड़ा रोम के अंडर में था। तो उन सबको यूनिफाई करने की जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल II को मिली एंड विक्टर इमैनुअल II लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो दिस इज द फोटो ऑफ विक्टर इमैनुअल II जो कि सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था। एंड अल्टीमेटली ये यूनिफाइड इटली का भी किंग बना। इसका मंत्री दैट इज कैमिलो डी कावूर। ये बहुत चतुर मंत्री था और बाद में ये इटली का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना। सार्डिनिया पीडमोंट में ये मंत्री था विक्टर इमैनुअल का। दैट इज कैमिलो डी कावूर वाज द मिनिस्टर ऑफ विक्टर इमैनुअल II। तो ये क्लेवर पॉलिटिशियन था और इसने इटली को यूनिफाई करने में मदद की। ये गैरीबाल्डी एक ट्रेटर था, ये लड़ाका था और इसने बहुत सारे क्षेत्र लोकल पब्लिक की मदद से जीतकर इटली में यूनिफाई किए। हॉल ऑफ मिरर्स में अल्टीमेटली इटली यूनिफाई हुआ और विक्टर इमैनुअल II को राजगद्दी मिली। सो द प्रोक्लेम्ड एज फर्स्ट किंग ऑफ इटली। तो ये किंग बन गया और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैमिलो डी कावूर बन गया। गैरीबाल्डी वाज एक बहुत वफादार व्यक्ति था जिसने विक्टर इमैनुअल II को यहाँ शूज पहनाते हुए दिखाया गया है कि कैसे वो बूट फिट कर रहा है। सो गैरीबाल्डी ने जो ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्र में रीजन में था अधिकार में, उसको स्वतंत्र कराया। एंड गैरीबाल्डी along with विक्टर इमैनुअल II, this picture is depicting that. This is again the picture of गैरीबाल्डी जो लोकल पीपल की मदद से उसने वहाँ पर इटली में यूनिफिकेशन कराया। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस इज द इटली पिंक कलर। तो अभी आपको कुछ चीजें पता चली कि बताओ ये है सार्डिनिया और पीडमोंट। इसका राजा कौन था? क्या विक्टर इमैनुअल II था? बताइए। सार्डिनिया पीडमोंट। अच्छा, इसका मंत्री कौन था? कैमिलो डी कावूर। इनका एक लड़ाका कौन था? बहुत फेमस गैरीबाल्डी। और इनके यहाँ जो राष्ट्रीय चेतना का उदय करने वाला रिवोल्यूशनिस्ट कौन था? क्या मजीनी ने पूरे यूरोप में नेशनहुड की अवधारणा प्रस्तुत की और उसने यंग यूरोप की स्थापना की? क्या इन चारों लोगों ने मिलकर, क्या कोई मुझे चारों नाम बता सकता है प्रांजल? इटली को किसका योगदान से कराएगी? ये है इटली। ये देखो अलग अलग कलर में है, बाद में एक हो जाएगा अभी अगले पिक्चर में। बोलो प्रांजल, कौन चार लोग थे? अच्छा श्रेयान बताओ कौन से चार लोग थे? बताओ ईशान। सर विक्टर इमैनुअल II, सर जिसेपी गैरीबाल्डी, जिसेपी मजीनी और सर वो प्राइम मिनिस्टर वो सर उसका नाम कैमिलो डी कावूर। अच्छा ये देखो, क्या ये पोर्शन इटली का ऑस्ट्रिया के अंडर में है? चेक कर लो।
सबसे ऊपर वाला किसके अंडर में था? ये पूरा इटली बन गया, ये ऑस्ट्रिया के अंडर में है। ये पिंक कलर का किसके अंडर में है? क्या पोप के अंडर में था? वेटिकन सिटी। अच्छा, ये किसके अंडर में है? नाउ ये नीचे वाला खलीफा के अंडर में ना, ऑटोमन एम्पायर, तुर्की जो आज बन गया टर्की, ये है, ये रोम के अंडर में है ये। तो अब आगे चलकर जब ये यूनिफाइड बना, तो यूनिफाइड होने पर अब इसका राजा कौन बनेगा? ग्रीन कलर, ये अलग अलग लोगों के शासन में था। ग्रीन ऑस्ट्रिया के अंडर में था, पिंक रोम के अंडर में था, चर्च के अंडर में। अब बताओ क्या पूछते हो? पोप, वेटिकन सिटी, जो चर्च का सबसे बड़ा होता है मुखिया पूरे इसका क्रिश्चियनिटी का, वेटिकन सिटी उसके अंडर में था, रोम के अंडर में। आज वो इटली की राजधानी है रोम। समझ में आई बात? इन लोगों ने तो स्वेच्छा से दे दिया, ठीक है तुम ले लो। इससे लड़ाई करनी पड़ी थी ऑटोमन एम्पायर से, इन दोनों ने दे दिया। वेटिकन ने भी आराम से दे दिया, इसने भी दे दिया। गैरीबाल्डी ने इस क्षेत्र में लड़ाई की, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर में। उसने लोकल लोगों को मिला दिया जो नॉन मुस्लिम्स थे, और बोला कि देखो तुम पे मोहम्मदन राज्य कर रहे हैं और तुम हमारे अंडर में आ जाओ। लोगों को उसने मिलाया, लोकल लोगों को, फिर उनकी सहायता से ये काम किया। और ये सार्डिनिया, पीडमोंट है, और ये मिल करके इन लोगों ने फिर यंग इटली बनाई। ये पोर्शन अलग हो गया, ये हो सकता है कि और कुछ हो। तो आपने देखा कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ, मजीनी का योगदान देखा। तो अब हम फिर से वापस आते हैं, मजीनी का केवल यही योगदान नहीं था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से हॉल में विक्टर इमैनुअल II ने शपथ ली थी? कि वो हॉल ऑफ मिरर्स में शपथ ली। आप उसकी भव्यता को चाहें तो नेट में देख सकते हैं कि कितना सुंदर है, आज भी देखने लायक चीज़ है। तो नेम्ड यंग यूरोप एंड यंग इटली, इतनी बात हमने समझा दी। मजीनी का मुझे बताना था, तो मजीनी का चित्र याद आ गया कि किस तरीके से दिखता था वो। नाउ वी विल सी नेक्स्ट की, ये तो बात हो गई कि ये काम हो गया। अब देखो इतनी बात हो गई, इसके आगे की कहानी हो सकता है आपके में फ्रांस की नदियों हमने दे दी। सो इसके बाद क्या हुआ वो हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज स्प्रेड इन फ्रांस आल्सो। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ये जो लिबरल्स है, स्प्रेड इन फ्रांस आल्सो। अच्छा तो ये बात हो गई कि बीच में जो यहाँ पर हुआ कि जैसे हम लोगों ने देखा कि ये नेपोलियन कब से कब तक था? क्या 48 में था कि 52? तो आपने पूछा कि 48 से 52 के बीच क्या हुआ? 48 में री इलेक्शन हुए। क्या आपको मालूम है या किसी को भी मालूम है कि ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था ये इलेक्शन से आया था सत्ता में? अच्छा, वो जो है फ्रांस का फर्स्ट रिपब्लिक था। दूसरे इलेक्शंस हुए 48 में, सेकंड इलेक्शन कब हुए? सो सेकंड इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1848 और उसमें फिर एक दूसरा कोई ना कोई नेता बना एंड इट्स हेड ऑफ जो असेंबली थी वो प्रोक्लेम्ड हिम कि उसका नाम कहीं नहीं दिया है, वो असफल था। सेकेंड रिपब्लिक जो 4 साल के लिए रहा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या हुआ कि डेमोक्रेसी वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर 4 years। 48 से कब तक? डेमोक्रेसी वाज री इस्टेब्लिश्ड, बहुत दिनों बाद हुई थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद। इस्टेब्लिश्ड अगेन फॉर 4 years। वो कौन से साल थे? 1848 से 1852। क्या लेकिन ये फेल हो गई, चला नहीं पाई। बट इट, बोलो। इटली का ही बता रहे हो ना? इटली का कुछ नहीं बता रहे। अगर आप इटली का नहीं रखना चाहते हो तो इतना पोर्शन हटा दो। इटली से तो मैंने यही आपको बताया है कि एक
लिबरल्स को फिर पावर मिली है। आप नहीं रखना चाहते हटा दो। ये है इटली का। इटली से मैंने ये बताया है कि जब वहाँ फियर ऑफ रिप्रेशन था तो अब लोगों ने क्या किया कि जो बाहर से एक लहर आई, ये सिर्फ फ्रांस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज़ इंटीग्रेटेड इफर्ट ऑफ आर ऑल यूरोपियंस। तो नहीं आप करना चाहते हो तो हम इटली में फिर से इसकी चर्चा कर लेंगे। बोलो समझ में आ गई बात? ये एक सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे वहाँ पर आया। और अब देखो उसी के बीच मतलब ये सब हुआ। तो सेकेंड रिपब्लिक कब से कब तक था? तो उसका लीडर कौन था? लीडर बहुत सारे हुए होंगे। लीडर का अब उसमें कोई उसने प्रभाव छोड़ा नहीं। तो फ्रांस की पूरी कहानी पढ़ोगे जब विकिपीडिया में तो लीडर भी मिल जाएगा। लेकिन जो सेकेंड रिपब्लिक है, हम बता रहे ना कि जब दूसरे देश का पढ़ते हैं तो पूरे लीडर्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें अभी तक हम पढ़ेंगे तो 15 लीडर मिलेंगे। तो क्या हम सबको पढ़ेंगे दूसरे कंट्री के बारे में? जो मुख्य रहे हैं 10 साल 5 साल 6 साल, बस उन्हीं को पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से बट इट फेल्ड, बस इतना समझ लो ये फेल हो गई। आगे की क्लास में जब बोलो तो फेल क्यों हुई? रिपब्लिक, जब भी एक मोनार्की से रिपब्लिक आता है तो जो रिपब्लिकन्स हैं उनके पास या तो पावर नहीं रहेगी या कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मोनार्की के पास भी कुछ ना कुछ तो पावर रहती है, कुछ राजा के वफादार रहते हैं। तो इसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं लोगों पर। तो नई अगर रिपब्लिक बनेगी, नई इलेक्टोरल कमेटी बनेगी, तो अल्टीमेटली या तो किसी निर्णय को लेने में वो कमज़ोर होती है, कुछ ना कुछ करने में कमज़ोर रहती है। अब हमारे यहाँ सेटअप हो गई है डेमोक्रेसी, लेकिन बहुत जगह आज भी नहीं फेल हो रही। क्या आपने देखा कि पाकिस्तान में रिपब्लिक फेल हो गई, वहाँ पे सैनिक शासन हो जाता है, मुशर्रफ आ जाते हैं तो कभी कोई आ जाता है। आज भी जो वहाँ का मिलिट्री लीडर है वो हावी है। तो फेल होना इसी को तो कहते हैं कि वो पपेट बन के रह जाए प्राइम मिनिस्टर। वो उसको दिखाता रहता है कि जो वहाँ का मिलिट्री लीडर है कौन है पाकिस्तान में, कि हम फिर से ऑक्युपाई कर लेंगे, नहीं तो हमारी बात मानो। तो इस तरीके से होता रहता। म्यांमार में फिर से आ गई वहाँ मिलिट्री। तो फेल इसी को तो कहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाए, ट्रूप का जो है, ट्रूप हो सकता है राजा के अंडर में रहा हो, इसलिए ये लोग फेल हो गए। जो पहले किसी और का वफादार था अब वो तुम्हारा वफादार कैसे बन जाएगा अचानक? सिर्फ आप चुन के आए हो इसलिए। तो बट इट फेल। नाउ नेपोलियन, फिर इसके बाद क्या हुआ? सर हाँ, सर पाकिस्तान में मिलिट्री ने वो कर लिया तो सर एयरफोर्स नहीं कर सकती थी? एयरफोर्स तो नहीं कर सकती, मिलिट्री कर पाती है। मिलिट्री जमीनी लड़ाका होती है। सो दे नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। और सबसे ज़्यादा कहीं की भी जो पावर होती है वो आर्मी की होती है। एयरफोर्स और नेवी सपोर्टर होती है। और सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ज़्यादा दम होना चाहिए क्योंकि वो तो भाई, आप इंडिया में देख लो 8 लाख 2 लाख 1.5 लाख, सबसे ज़्यादा ट्रूप किस में है? नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा आर्टिलरी होती है, सबसे ज़्यादा नेटवर्क उसका होता है, सबसे ज़्यादा एरिया है। आर्मी का एरिया से सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ज़मीन भी आर्मी को मिली है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर जगह यही हाल है। आर्मी को लड़ना पड़ता है और फिर एयरफोर्स पीछे से सपोर्ट करती है। बोलिए। प्रोक्लेम्ड। और लड़ाई की ट्रेनिंग भी किसको मिली है? एयरफोर्स वाले तो जहाज ठीक करने के लिए बने होते हैं, क्या वो जाके बंदूक लेकर लड़ेंगे क्या? सब इंजीनियर्स की फौज है। तो नेपोलियन 3 प्रोक्लेम्ड एज किंग। जब वहां पर सेकेंड रिपब्लिक फेल हो गया इन 1852 एंड रेन्ड अप टू, कब तक शासन किया? ठीक है, कब तक शासन किया? 1870। सो ड्यू टू इसके कुछ डिसीजन की वजह से लोगों में क्या हुआ? सो डिसेंटमेंट ऑफ द पीपुल, अगेन वन रिवोल्यूशन टेकन प्लेस। डिसेंटमेंट का मतलब असहमति होती है। असहमति। ड्यू टू डिसेंटमेंट अमंग पीपल, थर्ड फ्रेंच रिवोल्यूशन टेकन प्लेस।
और फिर उसके बाद क्या हुआ? सर ये जो नेपोलियन टू था सर, वो इलेक्ट हुआ था या उसने ऐसे कब्जा कर लिया था? हम्म सर नेपोलियन टू इलेक्ट हुआ था या उसने कब्जा कर लिया? हमें मालूम नहीं है, इसका देखना पड़ेगा। लेकिन ये था कि रिपब्लिक कमज़ोर हो गई थी, तो जो मोनार्की थी वो पावरफुल हो गई थी, फिर इसने कब, हमें मालूम नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, टेकन प्लेस नेट में देखेंगे तो सही बात पता चलेगी। तो ऑक्यूपाइड, कब्जा का मतलब है ऑक्यूपाइड। सो टेकन प्लेस, थर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेकन प्लेस एंड अल्टीमेटली द थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक, जो तीसरा गणतंत्र हुआ वो सक्सेसफुल हुआ और वो आज तक चल रहा है। फिर मोनार्की हमेशा के लिए एबॉलिश हो गई एंड मोनार्की वॉज एबॉलिश्ड, ठीक है, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए हो गई। मोनार्की वॉज एबॉलिश, जिसका उन्मूलन हो गया, वंस फॉर ऑल, एंड फ्रांस बिकम, जो फ्रांस बिकेम फुल फ्लेज रिपब्लिक। बोलिए। ब्रिटेन में तो अभी भी वो है ना, रानी का शासन। ब्रिटेन में रानी का शासन था, लेकिन ब्रिटेन में सबसे शांतिपूर्ण हुआ। ब्रिटेन में रानी ने बिल्कुल आसानी से अपना शासन दे दिया था। तो अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। देखो फ्रांस हमारा इसका हो गया है, फ्रांस का, कि किस तरीके से वहाँ नेशनलिज्म आया है। अब हम जर्मनी पे बढ़ने जा रहे हैं। बोलो, बताओ। जुलाई रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ है यहाँ, इसमें क्या फ्रांस में? अक्टूबर रिवॉल्यूशन हमें पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर कहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो फिर इसी, लोगों को मार दिया था उन्होंने। हाँ हाँ सर मे रेवोल्यूशन भी था क्या? हाँ, मे रिवॉल्यूशन भी है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, आएगा बीच में तो पढ़ लेंगे। अब ये देखो, नाउ वी विल सी, हमने फ्रांस का देख लिया, लगभग एक आइडिया लग गया। जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर और भी डिटेल मिलेंगे। क्वेश्चन में हमें सारे क्वेश्चन अभी करेंगे तो डिटेल मिलेंगे। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ, एज ऑफ बिस्मार्क, यहाँ के मिनिस्टर बिस्मार्क ने इसमें बहुत योगदान दिया। इट इज फ्रॉम 1815 to 1871 दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैज टेकन प्लेस। जर्मनी जो फ्रांस के पहले ऊपर का लगा प्रूशिया देखो। है वही अब देखो प्रूशिया, देखो मैं प्रूशिया दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे है। क्या ये आपको ये पोर्शन दिख रहा है? वैसे इसमें इतना अच्छा कलर नहीं, ये है, ये प्रूशिया है, कितना छोटा सा है। अच्छा, ये प्रूशिया क्या करेगा? थोड़ा पार्ट रशिया का ले लेगा क्या, और थोड़ा ऑस्ट्रिया का ले लेगा, ठीक है, थोड़ा प्रूशिया इसका लेगा, ऑस्ट्रिया का लेगा, थोड़ा यहाँ से भी लेगा, नीदरलैंड से लेगा, और इतना करके सब कुछ लेके अपने को मिलाएगा। पोलैंड का भी ले लेगा, देखो पोलैंड है, पोलैंड, रशिया। इसने, क्या आपने कल ये बात पढ़ी है कि जो कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी, प्रूसिया के राजा ने एक पहल की और 39 देशों, 39 स्टेट्स की एक कन्फेडरेशन बनाई, जो आपस में कस्टम ड्यूटी फ्री करके रहते थे, और उसको जालवरीन कहा जाता था। बताओ, रूसिया के राजा ने एक पहल की और उसने यहाँ के बहुत सारे, और लोगों ने स्वेच्छा से इसमें योगदान किया। मैं आपको आपका पेज नंबर बता देता हूँ जिसमें लिखा है, आप कंफर्म कर सकते हैं। देखो पेज नंबर खोलो जिसमें जालवरीन लिखा है, पेज नंबर 10 खोलो, ये देखो पेज नंबर 10 में जालवरीन लिखा है। सबसे ऊपर देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये सेकंड पैराग्राफ देखो, दिख रहा है सेकंड पैराग्राफ में? यस सर। ये इसमें क्या लिखा है कि 1834 में एक कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड, और किसके इनिशिएटिव से बताइए? रूसिया। तो प्रूशिया का राजा कौन? प्रूशिया है, तो दैट इज प्रूशिया का राजा उस समय विलियम हुआ करता था, विलियम 1, विलियम 2, केसर विलियम 1,
केसर विलियम 2, केसर विलियम 3 और केसर विलियम 4, ये 4 राजा हुए। कैसर का मतलब क्या समझते हो? कैसर 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 का मतलब क्या होता है बताओ? क्या कैसर का मतलब राजा होता है? सो हाँ, ये वहां की लोकल लैंग्वेज में कैसर राजा को बोलते थे। सो अब जरा देखो कि प्रूशिया ने क्या किया होगा। सबसे पहले नेपोलियन की तर्ज पे इसने 39 जो टेरिटरीज थी अपने चारों तरफ उनको मिला लिया कि हम लोग मिलके चलो संयुक्त व्यापार करें और कोई किसी से कस्टम ड्यूटी नहीं लेगा। कस्टम ड्यूटी का मतलब सीमा कर होता है। जब एक सीमा से, एक देश की सीमा से दूसरे देश में जब कोई कमोडिटी जाती है तो उस पर हैवी टैक्स लिया जाता है, और अगर टैक्स ना लगे तो बस फ्री ट्रेड हो गई कि नहीं। हमारा सामान तुम्हारे यहाँ बिकेगा, तुम्हारा सामान हमारे यहाँ बिकेगा, बोलो लोगों को सस्ता पड़ेगा। तो उसने 39 स्टेट्स वो जर्मन की थी और उनको कहते हैं ज़ोल्वरीन कस्टम यूनियन बना दी। और फिर लास्ट में इस प्रूशिया ने कहा चूंकि हमारी कस्टम यूनियन एक है तो क्यों ना हम एक हो जाएं। क्या उस समय प्रूशिया का राजा विलियम 1 था क्या? कहीं इसके मंत्री का नाम ऑटो वन बिस्मार्क तो नहीं था? बोलो। जैसे हमारे यहाँ सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इतना तो आपको मालूम ही है कि क्या सरदार पटेल ने भारत की 539 रियासतों को एकजुट किया? 45 को किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्या वही काम प्रूशिया के मिनिस्टर, यहाँ भी मिनिस्टर ही है, उस मिनिस्टर का कोई नाम बताएगा? ये देख लो 39 स्टेट्स भी लिखी हैं, 39 स्टेट्स को इसने एकीकृत कर दिया। तो अब जरा हम आगे देखें कि ये क्या बताया। मनी बन गया और उस समय 39 स्टेट्स थे जो एक तरीके से यूनिफॉर्म इकोनॉमी में थे। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 39 स्टेट्स उन सबको जर्मनी में किया गया एकीकृत। ग्रिम ब्रदर्स ने इसमें फॉक टेल्स इकट्ठा की और लोगों को जागृत किया कि कैसे राष्ट्रीयता आ सकती है। द कॉमन मतलब समझते हो कि फॉक टेल्स का मतलब ग्रिम ब्रदर्स का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जर्मनी के यूनिफिकेशन में आपकी बुक में दिया गया होगा ग्रिम ब्रदर्स, क्योंकि जहाँ जर्मनी का नाम आता है तो आप पेज नंबर 15 निकालें। ग्रिम ब्रदर्स आया, ठीक है। तो उन दोनों भाइयों का नाम भी कौन कौन सा है बताइए? जैकब ग्रिम एंड विलेम ग्रिम। सो इन लोगों ने क्या किया? जर्मनी के यूनिफिकेशन में योगदान किया। जर्मनी का यूनिफिकेशन फिर से देख लो कि ये कब से कब तक हुआ, क्या आपको डेट याद है? बताओ। ये 1815 से शुरू हुआ और पूरी तरीके से कब एकीकृत हो गया? 71 में। और ग्रिम इस तरीके से 15 से 71 में ये पूरा हो गया। इन लोगों ने, ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया होगा? क्या ग्रिम ब्रदर्स ने वहां की जो फॉक टेल्स थी उसको इकट्ठा किया? मतलब लोगों की जो लोक कथाएं होती हैं जिससे कि लोग प्रभावित होते हैं। लोक कथाएं तो होती है ना कि फॉक टेल्स या वहाँ की जो फॉक डांस होते हैं, जैसे भारत में नहीं होते हैं कि लोक कथाएं, लोक गीत, लोक नृत्य, उससे लोग बंधे हुए रहते हैं। हम लोग बंधे कब रहते हैं? सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब अपने यहाँ का डांस देखते हैं, अपने लोकल। तो वही चीज़ इन लोगों ने की कि हम सबका संस्कृति एक है तो हम एक, यानी नेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? जिनकी एक जैसी बोली है, जिनका एक जैसा कल्चर है, वो सारे लोग मिल के एक हो जाएं और नेशन बनाएं। फ्रांस भी इसी तरीके पर बना, जो एक जैसे फ्रेंच स्पीकिंग थे वही फ्रांस है आज। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसी तरीके से जो जर्मन स्पीकिंग है वो क्या बना? जर्मनी। या जिन्होंने अपनी लोकल भाषाएं छोड़कर जर्मनी को अपना लिया, जर्मन भाषा के करीब पाए, उसके कल्चर के करीब पाए, वो सब जर्मनी वाले बन गए। समझ में आ गई बात? ओके। तो ग्रिम ब्रदर्स का क्या योगदान है सृजन? फॉक टेल्स इन्होंने इकट्ठा की
जो कि विल्हेम ग्रिम है और जैकब ग्रिम, इनका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इन्हें आपको याद रखना है। अनीशा बताइए कब से कब तक जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हुआ? चलो ईशान बताओ। सर 1850 1850 71 तक पूरा हुआ। चलो अब आगे की बात सुनो। पहला, कोई मुझे 3 नाम बता सकते हो जो जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए? कुणाल बताओ। सर मैं बताऊं? नहीं, कुणाल बताओ, फिर हमें पता नहीं चल पाता है ना कि सबको पता चला है। कुणाल आप बताओ, 3 नाम बता दो जो अभी तक इसमें आ चुके हैं। सर ग्रेव मदर, हाँ, और सर ऑटोमन बिस्मार्क कौन था? कुणाल, 39 स्टेट। ऑटोमन बिस्मार्क कौन था? सर मैं बोलो, बताओ। सर प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर। रूसिया का चीफ मिनिस्टर था। तीसरा और नाम बताओ प्रांजल। एक सर मैं बताऊं? नहीं, प्रांजल केसर विलियम। लो, इन्होंने पूरा बता दिया। केसर विलियम, तीनों ही 3 नाम बताने थे, तीनों ही बता दिए। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाएगा। अब जरा में किया गया एकीकृत। ग्रीम ब्रदर्स ने इसमें फॉक टेल्स इकट्ठा की और लोगों को जागृत किया कि कैसे राष्ट्रीयता आ सकती है। द कॉमन एथिक्स, द कॉमन कल्चर, पीपल कैन बी जर्मनी, दैट इज द नेशन जर्मनी। केसर विलियम II वहाँ का किंग था जिस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कैसर विलियम II, द किंग ऑफ प्रूसिया। प्रूसिया ने ही जर्मनी को एकीकृत करने की, यूनिफाई करने की कोशिश। ये क्या है? ये इतना बता दें कि फ्रैंकफर्ट सिटी में कुछ है, ये क्या है बता सकते हो? सर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। तो क्या यहाँ पर ये सेंट पॉल चर्च है क्या? पार्लियामेंट तो यहाँ बैठेगी, ये है क्या? बिल्डिंग का तो नाम बताओ। सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च ये किस सिटी में है? फ्रैंकफर्ट सिटी में है। तो क्या इस चर्च में क्या हुआ होगा? मेंबर्स को इलेक्ट करा होगा। 831 जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, इलेक्टेड थे। अब जर्मनी में भी इलेक्टेड मेंबर्स थे, वहां भी एक नेशनल असेंबली बन गई जैसे फ्रांस में बनी थी। तो ये लोग इकट्ठे हुए क्या कि हम अब जो है मोनार्की को गिरा देंगे? क्या केसर विलियम I को गिरा देंगे, इसलिए वो इकट्ठे हुए क्या? बताओ। तो ये लोग इकट्ठा हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। केसर विलियम I को गिराने के लिए इकट्ठा हुए। जरा आगे देखिए कि कैसा चर्च। दिस इज सेंट पॉल चर्च वेयर द मीटिंग ऑफ जर्नल नेशनल असेंबली वाज हेल्ड। सो ये सेंट पॉल चर्च का ओवरव्यू है जो बर्लिन में प्रेजेंट है। सो नाउ ये है चर्च, ये इट इज द इंटीरियर व्यू ऑफ सेंट पॉल चर्च, जिसमें वहां के 831 इलेक्टेड मेंबर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मनी नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। So these were the concept of contribution of Grimm brothers who contributed a lot towards unification of Germany. अब देखो, फॉक टेल उन्होंने इकट्ठा की, बहुत सारे कल्चरल चीजें इकट्ठा की, इस तरह से जर्मनी को किया। सो दीज वर द फिलोसोफर हु हैव कंट्रीब्यूटेड। ने क्या किया? ये एक अवधारणा प्रस्तुत की कि नेशन क्या है। सो ये देखो, फॉक टेल उन्होंने इकट्ठा की, बहुत सारे कल्चरल चीजें इकट्ठा की, इस तरह से जर्मनी को किया। सो दीज वर द फिलोसोफर हु हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट। ये क्या? दिस इज फ्रैंकफर्ट। ये चेक करो, इसमें ऊपर कपड़े में क्या लटक रहा है बहुत लंबा कैनवास में? यस, इट इज जर्मेनिया। आप देखो, एक आर्टिस्ट ने जो ये बनाई है, ये पेंटिंग, ये देख लो आप। सो एक कपड़े में लटक रही है यहाँ पर,
सबसे ऊपर दिखी आपको? तो जर्मनी क्या होता है? जर्मेनिया जर्मन की एलिगरी है। जैसे हमारे देश में भारत माता है, वैसे जर्मन की लेडी का क्या नाम रखा गया? जर्मनिया। आप देख लो, आपकी बुक में बता देता हूँ, इसमें बना हुआ है ये जर्मनिया। मेरे में तो उतना अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन आपके में ये प्रिंटिंग ठीक नहीं है, ये है। सो दिस इज जर्मेनिया। सर पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 23 में, जिसकी अच्छी प्रिंट बुक होगी उसमें होगा, वरना इस वीडियो में बहुत अच्छा हमने दिखाया है, उसमें भी देख सकते हो। ये दिख रहा है पेज नंबर क्या है? 23, सर मिल गया। जर्मेनिया। तो ये जर्मन की रक्षा करते हुए वहाँ की मतलब उस नेशन को भी एक फीमेल डीटी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसके नाम के स्टैंप चले और ये दिखाया गया कि जर्मेनिया किस तरीके से राइन नदी के किनारे अपने राष्ट्र की रक्षा कर रही है तलवार लेकर, ऐसा दिखाया गया। तो ये कुछ पत्तियां ऐसे ही मतलब बोलो, एक एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना। भारत माता के नाम पे भारत को यूनाइट किया गया कि नहीं? तो इसी तरीके से तो लोगों को एकीकृत किया जाता है। जैसे भारत अभी क्या है कि कोरोना माता की पूजा हो रही है कि नहीं सब जगह, तो सजगता आ रही, वैसे ही हो रहा है। अब ये देखो, ये हो गया फ्रैंकफर्ट में उपस्थित एक सेंट पॉल चर्च है, और यहाँ पर कितने मेंबर इकट्ठा हुए बताइए? 831 मेंबर इकट्ठा हुए। इन्होंने क्या प्रपोजल दिया और किसको प्रपोजल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाओ? बताओ। सर विलियम को कर दिया। मतलब केसर विलियम 1 को दिया कि केसर विलियम 4 को? बोलो। सर फ्रेडरिक विलियम 4। लो, इन्होंने बता दिया कि फ्रेडरिक विलियम 4 को दिया गया था और उसने मना कर दिया, बोला हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बनते। तो इसको जरा आप पेज नंबर निकालो कि कहाँ पर उसने मना किया। सो आपकी बुक में ये कहाँ दिया गया है कि उसने मना कर दिया? ये बुक में देख लेना, अभी हमें मिल नहीं रहा, हमारे में प्रिंट खराब है, बट विलियम 4 ने मना कर दिया। इसी से देख लेते हैं, तो इस वीडियो में ज्यादा पता चल जाएगा। पार्लियामेंट हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च। अभी पीछे के चित्रों में दिखाया गया कि सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट सिटी में था। वहां पर एक जर्मेनिया की बहुत बड़ी तस्वीर लटकाई गई कॉटन में, और ऑटो वन बिस्मार्क, इट वाज द मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, तो ये कौन है? जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में मदद की। दिस इज द एलिगरी ऑफ नेशन जर्मेनिया। तो एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है, देवी के रूप में। बोलो। सर एक फोटो है सर, इसमें जर्मनिया सर जमीन पर सर देखो सर एक बार। जर्मेनिया जब वहां पर क्या हुआ कि ऑटो वन बिस्मार्क कोड़े चलाता हुआ दिख रहा है क्या? कि जब कहीं पर उसी में अगल बगल दिख जाएगा आपको कि वो एक पार्लियामेंट में कोड़े चला रहा है। तो इलेक्टेड पार्लियामेंट को उसने जो ऑटो वन बिस्मार्क था, पेज नंबर देख लो 20 पे, देखा? यस सर। अच्छा ये बताओ, ऑटो वन बिस्मार्क था कौन? सर उसने सारे सब पेड़ में इंडिकेशन दिया था। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो केसर विलियम 1 है वही राजा बना। बाकी फ्रेडरिक विलियम 4 और भी कोई विलियम रहा होगा, मुझे नहीं लगता उन्हीं की जनरेशन करा होगा, क्योंकि वो फ्रेडरिक विलियम था और ये केसर विलियम था। केसर राजा को कहते हैं। तो फ्रेडरिक विलियम 4 वो भी प्रूशिया का था, उसने मना कर दिया, बोला मुझे ऐसी मोनार्की नहीं चाहिए जो मैं आपके अंडर में काम करूं। तो फिर अब आगे की बात आ गई कि किसने पूरे जर्मनी को यूनिफाई किया, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? केसर विलियम 1। उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सब कुछ उसके मंत्री ने किया। क्या कोई मुझे बता सकता है इटली का मंत्री कौन था? बोलो बोलो, याद है तो बताओ। विक्टर इमैनुअल टू तो राजा था, मंत्री बताओ। जिसके नीचे थोड़ी सी चिन्ह में दाढ़ी थी। हाँ, कैमिलो डी कावूर। हाँ वो था। इसका मंत्री कौन था जर्मनी में, प्रूशिया का? ऑटो वन बिस्मार्क ने ही सारा काम किया और उसने प्रूशिया को एक यूनाइटेड जर्मनी
तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया। अच्छा, उस समय क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्यों चर्चित हुई बताइए? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सारे इलेक्टेड मेंबर्स इकट्ठा हुए, फिर उन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। सबसे पहले नेशन का चित्र प्रस्तुत किया गया। जैसे सबसे पहले नेशनल असेंबली में फ्रांस में क्या हुआ था, बताओ वहाँ की जो एलिगरी थी उसका नाम बताओ। फ्रांस में भी तो ऐसे एलिगरी, हाँ मैरियानी, हाँ। और यहाँ पर बताओ जर्मन की क्या मानी गई? जर्मेनिया। अब ये जर्मन नाम क्यों पड़ा, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि प्रूशिया था तो प्रूशिया के नाम पे बनना चाहिए। हो सकता है जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, ब्लू आइड मिडिल एशिया के लोग, तो उनके नाम पे जर्मन नेशन बनाओ, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, जर्मन, तो उनके नाम पे बात बन गई। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, ये सब देखो, ये सब क्या है, सिंबल्स यूज किए गए। जो किसके सिंबल्स थे? ये वो जो जर्मेनिया मुकुट पहने हैं, जो उसके हाथ में तलवार है, और जो ये झाड़ियाँ हैं जो शांति का प्रतीक है, ये पत्तियाँ, ये और ये मुकुट है पत्तों का, ये सब एक प्रस्तुत किया गया। इसमें ब्लू, रेड और येलो 3 कलर्स हैं, ये वाइट नहीं है, इसमें येलो है। तो इस तरीके से ये सारे प्रस्तुत किए गए। एंड दीज वर द सिंबल यूज्ड टू फ्री जर्मनी। जर्मनी ने फिर प्रूशिया के, कुछ रशिया के और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स को मिलाकर गलत दिखाया गया, गैरीबाल्डी यूनिफिकेशन किया। दिस इज द एलिगरी। ये कैनवास पेंटिंग बनाई गई जर्मेनिया की, जो फ्रैंकफर्ट चर्च में लटकाई गई। जिस समय वहां पर 831 इलेक्टेड मेंबर्स अपनी मीटिंग कर रहे थे, तो ये लटकाई गई और वहीं ये शपथ ली गई, ओथ ली। ये याद रखो, फिलिप वीट, ये फेमस नाम है। फिलिप वीट ने क्या किया, तो इसने एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई, काफ़ी बड़ी, और जो वहाँ पर लटकाई गई। तो फिलिप वीट ने ये 1845 में बनाई है, इतना याद रखना, पेंटर का नाम याद रखना। अब देखो यही सब फिर पूछा जाता है, तो सर गैरीबाल्डी कौन था? बोलो। गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी ये गलत आ गया है स्लाइड में, इसको हम हटा देंगे। गैरीबाल्डी वो गुसिपी गैरीबाल्डी और गुसिपी मजीनी, वो सब तो इटली के थे ना। सर इनामुअल का वो मंत्री कौन था? विक्टर इमैनुअल II, वो इटली का था, उसका कैमिलो डी काबूर। कौन था? उसका मंत्री कौन था? कैमिलो डी काबूर, उसी ने सारा काम किया था। जैसे ये ऑटोवन बिस्मार्क ने सारा काम किया, वैसे इटली में सारा काम किसने किया यूनिफिकेशन का, बताओ। तो अभी हम जर्मनी का देखें, उसका फिर इटली का लिखेंगे, फिर याद हो जाएगा। इटली का भी हमने देखा ही कितना, 2-4 स्लाइड ही तो देखी। तो जर्मेनिया समझ में आ गई। ये पेंटिंग बताओ किसने बनाई, अभी देखो नाम नहीं दिख रहा किसी को। हाँ, फिलिप वीट ने बनाई गई कि हम जर्मनी को, जिनका कॉमन एथिक्स है, एकीकृत करेंगे, यूनिफाई करेंगे। एंड अल्टीमेटली विक्टर इमैनुअल II, along with the contribution of Otto von Bismarck, Germany was unified. Otto von Bismarck was a kind of the tyranny leader, जो दूसरों पर अत्याचार करता था वहाँ के पार्लियामेंट पर भी। एंड अल्टीमेटली इट इज द डिप्रेशन टाइम ऑफ द जर्मनी, वेयर जर्मेनिया वाज शोन वीपिंग। पीछे वाला जो फोटो दिखा सर, उसका मतलब क्या है? ये कि जो वो जर्मेनिया का मतलब, यस सर, ये दिखाया गया है कि उनकी जो उनका राष्ट्र है वो रो रहा है। पहले एक जगह वीरता दिखाई गई कि जर्मेनिया की फोटो है कि उस पर संकट आ गया, उसके रिपब्लिक पे संकट आ गया है, क्योंकि जब यूनिफिकेशन कर लिया, तो यूनिफिकेशन करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कौन बना, बताओ। क्या केसर विलियम I बना? यस सर। उसका मंत्री कौन बना, होम मिनिस्टर? ऑटो वन बिस्मार्क। क्या वो इलेक्टेड मेंबर्स को अपने जूते की नोक पे रखता था? देख लो सब छुपे हुए हैं सीट के नीचे, और ये कोड़ा चला रहा है। बताओ ऐसा लोग जर्मनी यूनिफाइड चाहते थे क्या, कि जिसमें उन्हीं के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स? तो जब ऐसा होगा तो क्या नहीं दिखाया जाएगा कि जर्मेनिया रो रही है?
तो वो दिखाया गया, ये देख लो आप। सर हाँ बताओ। सर केसर विलियम ने ऐसा क्या करा था सर? सर केसर विलियम ने सर ऐसा क्या करा था सर? सर वो 831 इलेक्टेड सर, वो मेंबर थे ना, उसको हटाना चाहते थे। केसर विलियम वन एक तरीके का मोनार्क था, राजा था, लेकिन जब उन लोगों ने मना कर दिया तो इसने क्या किया, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा इसके मंत्री का, ऑटो वन बिस्मार्क का, कि इसने सभी कन्फेडरेशन के जो जर्मनी के लोग थे जिनका एक जैसा कल्चर था, जो ग्रीन ब्रदर्स ने सबको एक कर दिया था, तो ये सबके पास गया और बोला कि वी, हाँ बोलो बताओ। नहीं सर, सर कुछ नहीं, सॉरी सर। तो अब इसने सबसे बोला कि वी आर हैविंग यूनिफाइड कल्चर, सो वी शुड गेट यूनिफाइड, बिकॉज हम लोगों का जॉलवरीन भी है, एक फ्री ट्रेड यूनियन भी है, हम लोगों की लैंग्वेज भी एक है, कल्चर भी एक है, सो वी ऑल ऑफ वेरियस पोर्शन, थोड़ा ऑस्ट्रिया के, पोलैंड के, रशिया के लोग और रूसिया के लोग मिलकर अब एक हो जाएं। तो ये काम किसने किया? क्या ये ऑटो वन बिस्मार्क ने किया? अच्छा, इसके बाद जर्मनी यूनिफाइड हो गया। जब थोड़ा सा इन्हें लड़ना पड़ा, देयर वाज वार, जैसे प्रूशिया ऑस्ट्रिया वार, प्रूशिया फ्रैंको वार, इसके अलग अलग लोगों के साथ, फ्रांस के साथ भी वार हुए हैं, प्रूशिया ऑस्ट्रिया वार, तो प्रूशिया रशिया वार, थोड़े थोड़े वार हुए, 3 वार हुए हैं। मैं वार आपको बाद में बता दूंगा कि कौन सी लड़ाइयाँ हुई है, किस किस सन में हुई। जब यूनिफिकेशन आप जर्मनी पढ़ोगे तो बताएंगे, अभी मुझे सन याद नहीं है। तो तीनों से लड़ाइयों में इसने जीत लिए ज़मीन और उनको यूनिफाई कर दिया। अब यूनिफाई कर दिया तो ये इसने अपने आप को, अब देखो आपके इसमें बुक में दिया है कि जिसमें इसका प्रोसेशन हो रहा है, और जर्मन एम्पायर, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर, जर्मन एम्पायर ये दिखाया गया ऑटो वन बिस्मार्क की अध्यक्षता में। आपके में पेज नंबर 19 में देखो, ये हॉल ऑफ मिरर में दिखाया गया है, हॉल ऑफ मिरर में इसका हुआ, इटली वालों का नहीं हुआ, हॉल ऑफ मिरर में इसी का हुआ। समझ में आई? बताओ। यस सर। तो हॉल ऑफ मिरर में इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, लेकिन ये भी बता दिया बहुत ईमानदार बनते हुए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं, जो लोग चुने गए हैं उनके मोनार्क हैं। लेकिन ये थोड़े दिन बाद इसकी पोल खुल गई और जो इसका मंत्री था वो कोड़े चलाता हुआ नजर आया। बात समझ में आई? जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके पास कुछ पावर ही नहीं रह गई, तो किसी चित्रकार ने ऐसा प्रस्तुत किया। इज इट ओके? यस सर। फिर अब देखो, जब ये काम हो गया, ये कैरिकेचर ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क जिसमें ये बात दिखाई गई है, तो फिर आगे की बात देखिए। was a kind of the tyranny leader, जो दूसरों पर अत्याचार करता था वहाँ के पार्लियामेंट पर भी, and ultimately it is the depression time of the Germany where Germania was shown weeping. This is the unification of Germany, the procession, the grand procession which has taken place. Now, Reichstag, Berlin, Germany is the new building where the French Parliament is nowadays held. So, this is the Reichstag Parliament. Germany Parliament को Reichstag Parliament भी कहा जाता है. 1919 This is the grand building of that, जो कि 1999 में बनकर तैयार हुई. 99 बोल रहे हैं, चेक करना पड़ेगा, 1990 में हुई है, देखना पड़ेगा। तो So it is all overview of that French Parliament known as Reichstag. ये एक बिल्डिंग है जो रीच स्टैग जगह पे बनी है और 1999 बताया जा रहा है उसमें बन के तैयार हुई है। आजकल जो जर्मन पार्लियामेंट है वो यहीं पे बैठती है, वही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कही गई, लेकिन अब बिल्डिंग बन गई तो रीच स्टैग, जैसे हमारे यहाँ की पार्लियामेंट है, संसद है, तो उसी तरीके से यहाँ की पार्लियामेंट को रीच स्टैग पार्लियामेंट बोल सकते हो। रीच स्टैग की बिल्डिंग में बैठती है, बस और कुछ नहीं है। तो दिस इज अलग अलग जगह की पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ऐसे ही ये पार्लियामेंट है, रीच स्टैग बिल्डिंग में बैठती है। ओके, तो जर्मन के यूनिफिकेशन में किन किन लोगों ने योगदान दिया, सृजन बताओ। बता सकते हो? ओके, ईशान बताओ। सर ऑटो वन बिस्मार्क सर, हम्म, सर फिर केसर विलियम
वन बाकी याद नहीं आ ग्रिम ब्रदर्स बोल दो। रहा। हाँ सर, ग्रिम ब्रदर है, और इसी में एक नाम और आता है कि जिसने ये जर्मेनिया की पेंटिंग बनाई, उसका क्या नाम है? हाँ, वीट नाम है ना कुछ, एक मिनट मुझे स्पेलिंग दिखा दीजिए ना सर, वीट, मैं देख लेता हूँ, बुक में ही लिखा हुआ कहीं, इसमें लॉरेंस कुछ वीट है नाम, मुझे मालूम नहीं। VEIT है उसी की, वो पता नहीं चलेगा अभी। फिलिप वीट, ओके, ये यही है जिसने पेन। चलो, ये जर्मनी का समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, कार्ल वेकर कौन था? क्या ये देखो, कार्ल वेकर ये भी इंपॉर्टेंट मेंबर है पार्लियामेंट। कार्ल वेकर वाज प्रोफेसर, पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसने जर्मन के यूनिफिकेशन के बारे में और रिपब्लिक के बारे में बोला। तो यूनिफिकेशन तो हो गया, लेकिन नेशनलिज्म कैसे आया? फिर बाद में धीरे धीरे वो हट गए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, धीरे धीरे ये अपने आप को इवॉल्व किए होंगे। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूछा जाता है, नेशनलिज्म ऑफ फ्रांस पूछा जाता है। बात समझ में आई दोनों का अंतर? तो पहले 9th में रिवॉल्यूशन इन फ्रांस था, अब नेशनलिज्म इन फ्रांस है, क्योंकि सबसे पहले नेशनलिज्म आया, लेकिन उसी के कंटेम्प्ररी, उसी के समकालीन जर्मनी में यूनिफिकेशन हुआ। और राष्ट्रवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? चित्र देख लो, कार्ल वेकर। क्या कार्ल वेकर आपके में पेज नंबर 17 में दिया हुआ है? देख लो, पेज नंबर भी दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 17 में है। तो नहीं उसकी फोटो, तो नहीं फोटो तो ये दिखा रहे हैं ना सामने, ये कार्ल वेकर ही तो है, ये देखो लिखा है। सर, ये 831 मेंबर में से एक है जो इलेक्ट। हाँ, ये उन्हीं में से एक था, लेकिन इसने वहाँ पर नेशनलिज्म लाया। ओके, ठीक है, इसके बारे में लिखा था। बताओ एनीथिंग। सो इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि जर्मनी का कैसे यूनिफिकेशन हुआ। तो इसके बारे में अब हम कल लिखेंगे कि जर्मनी में यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इस पे एक नोट बनाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। सर